कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। तो है विश्वविद्यालय में लोगों को समझाने, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें सवर्ण स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी छात्र एकता के खिलाफ है। छात्र किसी के बहकावे में नहीं आते और यही कारण है कि मेरे जो ओबीसी और एससी दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कानून एक प्रकार का छलावा है। ऐसे कानूनों से कोई न्याय नहीं होता और आप लोग इस पे कीजिए, हम लोग उसमें साथ रहेंगे। तो आपके मतलब दोस्त भी जो है जो बाकी एससी एसटी ओबीसी से हैं तो वो भी कह रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ कल प्रोटेस्ट में रहेंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। और ठीक हम जहां पर मौजूद है वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये यूजीसी के नए नियम को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए सामान्य वर्ग से जुड़े तमाम संगठन जो है, छोटे मोटे संगठन, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। पीछे जो है यूजीसी का दफ्तर है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है जो यहाँ पर खड़े हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आनंद नाम है मेरा, आनंद ओझा। आनंद जी, पहले मुझे बताओ कहाँ से हो आप? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ और मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ क्या करना है आप? जी, हमें पता चला था कि यूजीसी जो रेगुलेशंस आई हैं जो कि हमारे जो समाज के जो हितों हैं उनके खिलाफ हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो अब क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप भी फैकल्टी ऑफ लॉ से भी पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो यूजीसी को बेहतर आप समझ रहे हैं कि रेगुलेशन जो है वो आया, वो कैसा है, क्या उसके फायदे क्या नुकसान है। तो मैं आपसे जनरली सवाल कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग में जब ये रेगुलेशन आया उसके बाद क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जी, मैं बता दूं सबसे पहले तो आपको कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो इस रेगुलेशंस के बाद से लगातार वो प्रेशर में है, दबाव में है, क्योंकि उसे ऐसा अंदेशा है कि जैसे कि इस देश में SC ST एक्ट के उसमें हो रहा है, लगातार फर्जी शिकायतों के तहत उनको फंसाया जा रहा है, उसी तरीके से अब कैंपसेस में भी हम अनसेफ फील कर रहे हैं। हमें भी इस तरह के फ्रिवलेस कंप्लेंट्स में फंसाया जा सकता है, क्योंकि जो पहले रेगुलेशंस थी उसमें इसमें पेनल्टी का प्रावधान था कि अगर किसी ने फर्जी कंप्लेंट की है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार उन्हें हटा दिया गया है, जिससे हम लोग असहज महसूस कर रहे हैं, अनसेफ हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि ऐसे तो आप जो भी कोई लोग हैं वो जो चाहें, जिनके ऊपर मन होगा केस कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेगुलेशन में इक्विटी स्कॉट्स की बात है ना, जो कि टोटली प्रिवेसी ब्रीच जैसी है। क्योंकि आप इक्विटी स्कॉट्स कह रहे हैं कैंपस में घूमेंगी, उसमें कौन लोग होंगे वो लगातार इस बात का वो है कि उसमें जो लोग होंगे क्या वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए लोगों को हार्म नहीं करेंगे, क्या वो किसी चुनिंदा लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा जो उस स्क्वाड में है जिससे मेरी दुश्मनी है, तो वो हो सकता है वो मुझे किसी ऐसे उसमें फंसा दे। अब दिक्कत इसमें यह है इस रेगुलेशन में कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट होती है तो आपको नहीं, इक्विटी कमेटी भी तो है। बिल्कुल इक्विटी कमेटी है, लेकिन आप बताइए आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई तो आपको सुना कब जाएगा? 15 दिन के लिए तो आपको घर ही बिठा दिया गया है ना। अगर आपके खिलाफ शिकायत है तो 15 दिन वो जो बर्बाद हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इस देश में अगर आप रेशियो देखेंगे, लोग इसको इतना बड़ा इशू बता रहे हैं डेटा के हिसाब से। अगर आप देखेंगे 2019 में 173 केस थे, 2023-24 में 378 केस हैं। मीडिया हाउसेज लिख रहे हैं कि 118% इंक्रीमेंट है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना भी बड़ा इंक्रीमेंट क्या हो गया। मान लीजिए आज कोई डेटा 1 बता रहा है, कल वो 2.2 हो गया तो 118% हो गया ना। वो इसमें इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आया है कि आप इसके लिए एक रेगुलेशंस ले आएँ। मैं मानता हूँ कि समाज में भेदभाव हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन हम लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। हम लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। आप बता दीजिए इस देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में, JNU हो, DU हो, ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, वहाँ भेदभाव। तो आप क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी लगते हैं, DU में? बिल्कुल ऐसे नारे हमको सुनने को मिलते हैं। JNU में आपने देखा होगा दीवालों पे लिखे हुए हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ऐसे नारे मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने सुना हो कि दलित भारत छोड़ो। दलित के खिलाफ तो कोई नारा नहीं लग रहा है। लेकिन ये बताइए, ये सब तो ठीक है, आपने पूरा इसमें जो है स्टूडेंट का एक वो बताया, लेकिन जिस प्रकार से गोंडा जैसे जिले से निकलकर आप दिल्ली आ रहे हैं, देश की राजधानी में आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया है, ये एक गोंडा के स्टूडेंट के लिए जो है कैसा चल रहा है दिमाग में? नहीं, मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े तो हमें पता चला कि हम लॉ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो उसी कारण हमने परीक्षाएं दी, एंट्रेंस होता है तो आप यहाँ एनरोल हो सकते हैं। तो इसी तरीके का हमारा सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का। तो एक गोंडा या यूपी के तमाम ऐसे ज़िलों में जो स्टूडेंट है जो अभी प्लान कर रहा है कि उसे जो है एडमिशन लेना है DU में चाहे JNU में, वो उसके दिमाग में क्या अभी चल रहा होगा ये सब देखने के बाद? उनके दिमाग में जरूर इस बात से निराशा होगी कि अगर ऐसी कोई तंत्र बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में जहां हमें पढ़ने से भी रोका जाएगा, इस तरह से हैरेस किया जाएगा, तो बिल्कुल उनके मन में निराशा होगी। मुझे लगता है इससे और मनोबल डाउन होगा। सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं यही लग रही है कि एक जनरल समाज के लोग जो हैं वो ना पढ़ें, ताकि
वो जिस तरह का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं वो हो जाए। ये एक तरह का तानाशाही रवैया है सरकार का किसी एक समाज को अलग करके, जबकि आप कह रहे हैं कि सबका साथ। किस तरह का सबका साथ, जब आप हमें ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये यूजीसी का कहना है कि ये बेसिकली नियम इसलिए है ताकि भेदभाव जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में कम किया जा सके। बिल्कुल भेदभाव कम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 ही वर्ग के साथ, औरों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है ना। ब्राह्मणों के साथ भी तो भेदभाव हो सकता है। जैसे इस देश में रैगिंग का कानून आया तो उसमें किसी समाज की बात, किसी तरह के डिस्क्रिप्शन की बात नहीं की गई कि किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। उसी तरीके से जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसमें जातियों में बांटने की क्या ज़रूरत है। आप उसको ऐसे रखिए कि जब किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी समाज के साथ ना हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कि जो है सिर्फ कुछ समाज को छोड़ के आप जनरल को छोड़ दे रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि रैगिंग सिर्फ जो है, रैगिंग सबके साथ हो रही थी, ऐसे भेदभाव भी सबके साथ हो रहा है। तो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स में डर है भी? बिल्कुल बिल्कुल अनसेफ है। मैं कह रहा हूँ डर नहीं, लेकिन वो अनसेफ है क्योंकि दिक्कतें इसमें बहुत हैं। सरकार को इस पर सुधार करने की जरूरत है। मैं कहूँगा सबसे पहले तो इसे वापस लेना चाहिए जिस तरीके से लाया गया है ना। ओबीसी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ये डेटा कौन बताएगा कि शोषण करने वाले, आप ब्राह्मण कह रहे हैं, शोषण करने वाले हर जाति में सब क्लासिफिकेशन है। अपने से नीचे का हर आदमी शोषण कर रहा है। इसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा कि एससी एसटी ओबीसी पे केस कर सकता है कि नहीं? इसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा कि एसटी एससी पे केस कर सकता है कि नहीं? ये भी तो बताना चाहिए सरकार को। क्या सिर्फ आपने तो 3 जातियों का नाम लिख दिया, बाकी को ऑपरेशर बता दिया? क्या हम ही ऑपरेशर हैं, हम ही सबको दबा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जिन्हें इन्हें बढ़ने का मौका दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ, हम कह रहे हैं सामाजिक समरसता अगर इस देश में है तो वो हम लोगों की वजह से। हम सब चाह रहे हैं कि किसी तरह का भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से देखे जाएं। हम लोग उसका पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार को ऐसे किसी के रेगुलेशंस को जो है तुरंत वापस लेना चाहिए। ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री का शोध छात्र हूँ, पीएचडी स्टूडेंट हूँ। पीएचडी स्टूडेंट? हाँ, तो मैं कहाँ से आप? मैं मूलतः जौनपुर से हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी बीएससी एमएससी रही है। छात्र राजनीति देखते मुझे लगभग 9 से 10 वर्ष हो गए। मैं बस याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा इंडियन ट्राइबल एक्ट ब्रिटिशर्स का, जब वो जंगल काटने जाते हैं और जंगल नहीं काट पाए थे तो वो इंडियन ट्राइबल एक्ट लाते हैं जहाँ ट्राइब्स को जनजात अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और पहली बार जिनको भारतीय समाज में साधु संत और त्यागी माना जाता था उनको आदिवासी शब्द दिया जाता है, ट्राइब शब्द दिया जाता है। ये कानून कुछ उसी तरीके का है जिसमें सवर्णों को जन्मजात जातिगत वैमनस्य करने वाला, धर्मगत वैमनस्य करने वाला और अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। सारा ऑब्लिगेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ सब उनके ऊपर है कि वो अपने आप को समाज में साबित करे कि हाँ वो जातिवादी नहीं है, वो जो है धर्मसंगत वैमनस्य नहीं पैदा करते। दूसरी बात, इस देश के नेशनलिस्ट मूवमेंट देख लीजिए, आज़ादी के मूवमेंट देख लीजिए, इस देश के सोशल मूवमेंट देख लीजिए, सब खड़ा करने वाले सवर्ण हैं, ठीक। और इसमें सवर्णों की एक बहुत अच्छी प्रतिशतता हो, रामचंद्र बिस्मिल हो और चंद्रशेखर आज़ाद हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या कोई भी क्रांतिकारी हो, आप उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने अपने खून पसीने से ये देश बनाया। हम लोगों ने अपने खून पसीने से संघ जैसा संगठन बनाया जो राष्ट्रवाद के मुद्दों पे चलता था। मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ अभी मौजूदा स्थिति में। ये विद्यार्थी परिषद का इकाई अध्यक्ष है। ये सब विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। हम लोग ज्ञानशील एकता की बात करते थे। मैं अपनी सरकार से पूछना चाहूँगा, ये कौन सी एकता आप फैला रहे हैं? ये कौन सा ज्ञान आपको आ गया है? तो इससे मुझे बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके आपस में कैसे रिलेशन है? मैं बता रहा हूँ ना, इस देश में कम्युनिस्टों ने यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा माहौल बना रखा है कि जातिवाद तो ब्राह्मणों के साथ है, जातिवाद तो सवर्णों के साथ है। उनको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाता है। एक ओबीसी एक एससी एसटी दोस्त होता है तो एक ब्राह्मण को हमेशा क्लैरिफाई करना पड़ता है कि हाँ वो जातिवादी नहीं है। वो हर मोमेंट पे ये बात देखता रहता है कि अगर तुम 4 ब्राह्मण के साथ मिले हो तो एक बार टॉन्ट मार देता है कि अरे अरे तुम तो ब्राह्मणों का संगठन बना रहे हो, तुम तो ब्राह्मणों के साथ चल रहे हो। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो पहले से ही ब्राह्मणों के ऊपर है, वो पहले से ही सवर्णों के ऊपर है, एक क्षत्रिय के ऊपर है। वो एक क्षत्रिय को सामंतवादी नज़र से देखा जाता है, एक बनिया को कैपिटलिस्ट नज़र से देखा जाता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जेएनयू के दीवालों पे लिखे गए नारे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे प्रोटेस्ट हो रहा था रेप को लेके, जहाँ किसी ब्राह्मण से कोई वो नहीं था और वहाँ नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ये कम्युनिस्ट इतने धूर्त हैं कि इस ब्राह्मणवाद की थ्योरी में ये कहते हैं कि हमारा विरोध ब्राह्मणों से नहीं है।
लेकिन ये बताइए, जब इस देश की वो जनता जिसको आप अपील कर रहे हैं, उसमें SC/ST केस फाइल करने वाली जनता का 99% SC/ST केस पॉलिटिकल और सोशल वेपन की तरह इस्तेमाल होता है और 1% ही प्रूफ होता है, तो क्या ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण से डिफर करना ये कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल बात है। शायद यूनिवर्सिटीज़ के भी 1% लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ना कर पाएँ। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज जनरेट की गई हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई है, उसका क्या होगा? क्या होगा जब एक मुसहर के साथ एक SC अत्याचार करता है, क्या होगा? अच्छा, एक और बड़ी बात, इसमें OBCs को शामिल किया गया है। 81% केसेस ऑफ SC/ST OBC के अगेंस्ट है, कहाँ से डेटा है? जनरल के अगेंस्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का डेटा है, आई विल सेंड यू, ये आप देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये अगर थोड़ी सी बौद्धिकता से लाएंगे तो उसके रिसर्च करेंगे, वो करेंगे। आप पॉलिटिकली एक जो इन्वायरमेंट चल रहा है PDA का और दुनियादारी का, उस आबादी को खोज करने के लिए आप डेटा ला दे रहे हैं, उसको इंटेलेक्चुअलिटी थोक दे रहे हैं। निशिकांत दुबे आके बता देंगे, निशिकांत दुबे PhD है कि निशिकांत दुबे के बताई हुई बात मैं मानूंगा? निशिकांत दुबे जाके गंवारों को बताएं, UGC के चेयरमैन जाके गंवारों को बताएं। पढ़े लिखे छात्रों का काम नहीं होता बात मानना, पढ़े लिखे छात्रों का काम होता है पढ़ना, बात समझना और बातों पे बोलना। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, और ये रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, शायद इस पे भी आँच आ जाए। कल का कोई अगर मैं ऐसे समझो कि हित की भी बात करूँ तो कोई वो पॉलिटिकल वेपन लाके मेरे ऊपर लगा दे, 15 दिन के लिए मुझे डिस्टर्ब कर दे, और या उसके बाद मेरी डिग्री डिबार कर दे। कमेटी में बैठा कोई SC प्रोफेसर जो मेरा शोषण कर रहा हो, मैं अगर उसके खिलाफ बोलूँ तो वो एक अपने छात्र से लगवा के और मेरा जो है डिग्री ही रद्द कर दे, मुझे देश से पढ़ने से डिबार कर दे। ये तो एक प्रकार की एट्रोसिटी हो गई। ये नेशनलिस्ट नहीं, एंटी नेशनल एक्ट है, ये पूरी तरीके से गैर राष्ट्रवादी एक्ट है। और मुझे तो अब नहीं समझ में आ रहा है कि ये देश और ये देश की सरकार किसके हाथों से चल रही है, लेकिन ये मुझे तो पता है कि ये राष्ट्र और राष्ट्र की भावना से तो नहीं चल रही है। तो इसका मुझे बताइए कि अब जैसे इसका उपाय क्या, कि जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो है लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया है, चाहे वो BJP के पदाधिकारी हों या फिर कल जैसे जिस प्रकार से बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, इस चक्कर में जगह जगह जो है प्रदर्शन भी हो रहे हैं जिलेवार तरीके से। तो क्या लग रहा है कि क्या माहौल बन रहा है? ये माहौल बहुत सही बन रहा है। अगर इस राष्ट्र को बचाना है, इस राष्ट्र की अखंडता को बचाना है, और जो तथाकथित हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर उन्हें हिंदुइज्म को बचाना है, इस धर्म को बचाना है विखंडित होने से, तो ऐसी सरकार, ऐसे संगठन और ऐसे विचार के खिलाफ हमेशा हमें खड़ा होना चाहिए। हमें याद करना चाहिए वीर सावरकर को, हमें याद करना चाहिए हेडगेवार को। जब वो राष्ट्र को, जब वो हिंदुओं को, जब वो हिंदू राष्ट्र के विचार को एक करने के लिए इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देते हैं, तो हमें अब किसी की बात नहीं माननी चाहिए और हमें ऐसे विचारों और ऐसे कानूनों जो देश की अखंडता, जो हिंदुओं की अखंडता को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं विद्यार्थी परिषद से, मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कि अगर आपके ऊपर कोई बैठा, आपका जो पदाधिकारी है वो भी इस कानून के समर्थन में है, तो वो देश के अगेंस्ट में है, पहचानिए उसे और उसके खिलाफ खड़े होइए। क्योंकि हो सकता है कि हम आज हैं, हम कल न रहें, या देश में चाहे जो हो, लेकिन देश याद करता है आवाज़ को। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ को हम लोग याद करते हैं। भगत सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भगत सिंह की आवाज़ को हम लोग याद करते हैं। तो मुझे बताइए कि जो अब स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे आप लोगों ने ये सब बात की और सामान्य वर्ग के जब तमाम स्टूडेंट जो आप उनके कहानियां भी बता रहे हैं, क्या अब आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग जिस हद तक समर्थ हैं, हमारे आदर्श महात्मा गांधी हैं। हम महात्मा गांधी को आदर्श बना के प्योर अहिंसात्मक रूप से इसमें विरोध दर्ज कराएंगे। और मुझे पता है कि विरोध की ताकत, मुझे पता है गांधी की ताकत, इस देश में आज भी गांधी का वो इन्वायरमेंट जिंदा। क्या वो कार्यक्रम है, क्या कब विरोध आप प्रदर्शन करने वाले हैं? हम कल से जो है विश्वविद्यालय में लोगों को समझाने, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें समण स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी छात्र एकता के खिलाफ है। इस देश में मंडल कमीशन जब से आया 30 साल में कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं हुआ। ये ऊपर के बैठे नेता कभी चाहते ही नहीं छात्र एक हो, क्योंकि छात्र एक होते हैं तो छात्र बोलते हैं, छात्र किसी के बहकावे में नहीं आते। और यही कारण है कि मेरे जो OBC और SC दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कानून एक प्रकार का छलावा है, ऐसे कानूनों से कोई न्याय नहीं होता और आप लोग इस पे कीजिए, हम लोग उसमें साथ रहेंगे। तो
आपके मतलब दोस्त भी जो है जो हाँ, बाकी जो SC ST OBC से हैं तो वो भी कह रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ कल प्रोटेस्ट में रहेंगे और हम सारे छात्र एकजुट होकर ये देश को बताएंगे, नेताओं को बताएंगे कि देश नेताओं से नहीं चलता, देश चलता है देशवासियों से, देश अनपढ़ों से नहीं चलता, देश गंवारों से नहीं चलता, देश राजनीति से नहीं चलता, देश चलता है पुस्तकों से, देश चलता है विश्वविद्यालयों से, देश चलता है इंस्टीट्यूशन से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा ये दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स थे, जिनका कहना था कि साफ तौर पे जो UGC रेगुलेशन को लेकर जो युवा सोच रहे हैं, जो तमाम विद्यार्थी परिषद के लोग सोच रहे हैं, वो ये है कि चाहे वो बात सामान्य वर्ग की हो, चाहे वो बात SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC को, तमाम वर्ग जो है एक साथ आकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के पूरे मूड में है और साफ तौर पे इसका रेगुलेशन का जो है वो विरोध दर्ज करेंगे। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।